हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ। सो एनर्जी बजट क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द अर्थ एनर्जी बजट रेफर्स टू, अर्थ का एनर्जी बजट क्या होता है एंड व्हाट इट इज मेंट बाय द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशंस एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो देखिए होता क्या है, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपने ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से गैस ट्रैप करती हैं और इरेडिएट करती हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एंड इफ़ यू हैवंट रेड दैट कॉन्सेप्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा है, सो इट्स ओके। मैं एक वीडियो आई बटन में पिन करूंगी, आप वहां से जाके उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती है और किस तरीके से वो हीट को ट्रैप करती है। सो होता क्या है ना कि सोलर रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे, और उसके बाद कुछ जो पार्ट होता है वो तो हमारा एटमॉस्फेयर और हमारी जो अर्थ है यानी उसका सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। बट मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस को भी वो क्या करता है, इरेडिएट करता है, यानी कि वो वापस से उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो यही जो कनेक्शन है, यही एक तरीके से बैलेंस है, दिस इज नोन एज एनर्जी बजट। क्योंकि एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट बैक की जा रही है, उसी का जो बैलेंस है दैट इज एनर्जी बजट। जैसे कि आप जब बजट बनाते हैं या जब आप अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपकी कितनी सैलरी आई है और आपके जो खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं, आपने कहाँ-कहाँ पे स्पेंडिंग्स की है। सो उसका आप जो बैलेंस शीट बनाते हैं दैट इज़ नोन एज़ कि बैलेंस है, वो बजट है आपका, है ना? एक बैलेंस है। सो वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो सोलर रेडिएशन इनकमिंग कितनी है, कितनी एनर्जी आई है अर्थ पे, एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल से यानी सरफेस से कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई है, सो उसका बैलेंस है। So this is known as energy budget. Next we have Earth energy budget describes how much solar radiation is received, कितनी received हुई हैं, कितनी absorb हो गई हैं, कितनी reflect back हुई हैं। अब देखिए जितनी receive हुई होंगी और जितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई होंगी, तो जितनी रिसीव हुई हैं उसमें से माइनस करिए जितनी रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो जो भी नंबर आएगा उतनी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है ना? तो रिसीव कितनी हुई है, एब्जॉर्ब कितनी हुई है, रिफ्लेक्ट कितनी हुई है और एमिटेड बैक कितनी हुई है स्पेस में। सो उन सभी का जो एक तरीके से लेखा जोखा है या फिर पूरा जो बैलेंस है दैट इज नोन एज एनर्जी बजट। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय अर्थ। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि सोलर रेडिएशन जितनी भी आती हैं, सो कितना परसेंट जो सोलर रेडिएशंस का है वो अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है जनरली। तो जनरली अप्रोक्सीमेट हमें पूछा है कि कितना एब्जॉर्ब किया जाता है सोलर रेडिएशंस अर्थ के द्वारा, अर्थ सरफेस के द्वारा। तो जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है 48%। 48% ऑफ द सोलर रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब बाय लैंड। अब कौन-कौन कहाँ-कहाँ पे वो एब्ज़ॉर्ब होती है, लैंड पे होती है, ओशंस में भी होती है, पानी भी एब्ज़ॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओशन हीट अप हो जाता है, वार्मिंग द अर्थ सरफेस एंड अर्थ ओशंस, तो दे हीट अप, लैंड भी हीट अप हो जाती है, सरफेस भी हीट अप हो जाती है ओशन की। सो होता क्या है कि 48% सोलर रेडिएशंस एब्ज़ॉर्ब होती हैं। एल्बिडो क्या होता है? सो एल्बिडो के ऊपर भी एक वीडियो है, आप वीडियो एक बार प्लीज़ चेक करेंगे, सो इससे एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एल्बिडो जो है ना दैट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टेंस। अगर मैं एक शब्द में आपको उसको बताऊँ, रिफ्लेक्टिविटी जो अर्थ की है उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। सो फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस या फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, एक सरफेस है, जब उस पे सोलर रेडिएशंस पड़ी तो उसने कितनी रिफ्लेक्ट बैक की, वही उसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। सो रिफ्लेक्टिविटी इज एल्बिडो। तो मान लीजिए कि जैसे आइस है, स्नो है, हैव हाई एल्बिडो। तो जैसे जो हमारे लाइटर जो भी सरफेस हैं, जो लाइट सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है, तो उनसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस होगा, तो इसलिए उनकी जो रिफ्लेक्टिविटी है या एल्बिडो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इसको आप ऐसे समझिए, जब आप शीशे पे लाइट डालते हैं, मिरर पे जब आप लाइट डालते हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो वाइट भी है, मतलब उसका कलर लाइट है, और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है, बिल्कुल आइस और स्नो की तरह। तो स्मूथनेस की वजह से और कलर जो है वो लाइट है, इन 2 फैक्टर्स की वजह से लाइट वहाँ से ज़्यादा क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए उसकी एल्बिडो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये केस जो है स्नो और आइस का भी यही केस है।
विच कॉम्पोनेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एल्बिडो। अगर हम हाईएस्ट एल्बिडो की बात करें तो किसकी हाईएस्ट एवरेज एल्बिडो ज़्यादा होती है? सो ये होती है स्नो और आइस की, क्योंकि उनकी स्मूथ होती है सरफेस, सो रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है। सो स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट अराउंड 60 to 90% ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस। तो अगर इनकमिंग रेडिएशन 100% आ रही है तो 60 से 90% जो रेडिएशंस है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी स्नो या आइस की सरफेस से। जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाती है और इनकी एल्बिडो हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में आया है, पेपर 1 में भी और पेपर सेकंड में भी, एनवायरमेंटल साइंस के। सो पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में एंड एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 में कई बार ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आया है, और सिंपली भी पूछा गया है कि हाईएस्ट से लोएस्ट एल्बिडो किसकी है, लोएस्ट से हाईएस्ट एल्बिडो किसकी है, या मैच द एल्बिडोज ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। रेस्पेक्टिव सरफेसेस की जो एल्बिडो है उसको मैच करिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एल्बिडो से रिलेटेड मिल जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसेज अफेक्ट एनर्जी बजट बाई। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एनर्जी बजट को क्या प्रभावित करती हैं और कैसे प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है। तो वीडियो मैं आई बटन में पिन करूंगी, आप वहां से जाके सबसे पहले ग्रीन हाउस GHGs का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी हर साल क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो ट्रैप करती हैं आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस को। देखिए, लॉन्ग वेव रेडिएशंस क्या होती हैं, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में होती हैं और इन रेडिएशंस को वो क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक देती है, मतलब एक तरीके से रोक देती है, ट्रैप कर देती है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट। अब इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या होती है, हीट होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन में। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस इनको ट्रैप कर लेंगी तो इसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्टिविटी। अब क्योंकि ये तो स्पेस में जा ही नहीं रही है रेडिएशन, ही तो ट्रैप हो गई है, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एंड देन इट अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बिना ग्रीन हाउस गैसेस के जितना होना था उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा देती है ग्रीन हाउस गैसेस। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बजट, या एनर्जी लार्जेस्ट सोर्स जो है एनर्जी का वो कहाँ से आता है, दैट इज सन, सोलर रेडिएशन। ये तो हम सभी को पता है कि अल्टीमेट जो सोर्स है एनर्जी का और लार्जेस्ट सोर्स जो है एनर्जी का वो सन है। तो सन जो है वो नियरली सभी को एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड दैट ड्राइव अर्थ क्लाइमेट। और अर्थ का जो क्लाइमेट है, अर्थ का वेदर है, अर्थ की लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये सभी को जो भी एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है। तो बेसिकली जो लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जो लिविंग प्रोसेस हैं, उनको भी सोलर रेडिएशन से एनर्जी मिलती है, वो भी सोलर रेडिएशन से ड्राइव होती हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे एबायोटिक प्रोसेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट का बनना है, वेदर का बनना है, ये सभी जो भी एबायोटिक प्रोसेस है वो भी सन की रेडिएशंस की वजह से ही ड्राइव होती है। तो नियरली ऑल द एनर्जी डिराइव फ्रॉम सन ओनली। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ, हमने अभी अभी ऊपर बात की कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस कौन सी होती हैं, और मैंने आपको बताया ये होती है इंफ्रारेड। लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो होती हैं अर्थ की, वो किस फॉर्म में होती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। इसके अलावा आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी पढ़ने की ज़रूरत है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे पिन कर दूंगी। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैं आपको बता भी देती हूँ। दिस इज, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वी हैव लाइक गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, and we have infrared, we have microwaves, and we have radio waves. Visible light, sorry, this is ultraviolet and visible light. So we have gamma, X-ray, ultraviolet, visible light, infrared, microwaves और radio waves. ठीक है. So this is the electromagnetic radiation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have these much radiations in that. अगर हम infrared radiations की बात करें, अगर हम इस इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसकी बात करूं, इसको आप बोलते हो पूरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज EMS।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम जो है एक तरीके से जिसमें एक बंच है, पूरा रेडिएशंस का एक क्या है बंच है। वी हैव गामा, एक्स-रे, वी हैव यू से अल्ट्रावायलेट, वी हैव विजिबल लाइट, वी हैव आई से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सो रेडियो वेव्स जो है उनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, रेडियो, टीवी, कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ की जाती हैं। माइक्रोवेव्स में वी हैव लाइक इससे कम, मतलब यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएँगे तो इनकी जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाएगी। तो अगर आप देखें विजिबल से ज़्यादा किसकी है, इंफ्रारेड की, तो इसलिए इनको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा गया है। तो यहाँ पे जो हम लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात कर रहे हैं, सो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। सो दे एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन कौन सी है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से, जैसे यूवी है, सो ये शॉर्ट वेव है। सो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को लॉन्ग वेव जो अर्थ जो है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सो जो हमारी अर्थ है वो एब्जॉर्ब करती है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस को, ठीक है, एंड री एमिट इट एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। और उसके बाद उसे मतलब एब्जॉर्ब वो करेगी शॉर्ट वेव रेडिएशंस को, और जब उसे एमिट करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस के फॉर्म में उसको करती है, यानी कि इंफ्रारेड की रेडिएशंस के फॉर्म में करती है। अब इस इंफ्रारेड को जीएचजीज क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। सो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस फ्रॉम अर्थ दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि शॉर्ट वेव की फॉर्म में रेडिएशंस आती हैं, और जब वो निकलती हैं अर्थ से, आउटगो होती हैं, सो वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, और जिनका नाम है इंफ्रारेड। क्लाउड इन्फ्लुएंस द एनर्जी बजट। क्या क्लाउड भी एनर्जी बजट को इन्फ्लुएंस करता है, तो बिल्कुल करता है। बोथ रिफ्लेक्टिंग सोलर रेडिएशन एंड ट्रैपिंग हीट। कैसे करता है कि जो क्लाउड हैं वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं सोलर रेडिएशंस को, एंड वो ट्रैप भी करते हैं हीट को। सो इस वजह से वो एनर्जी बजट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। सो क्लाउड रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। मान लीजिए सोलर रेडिएशंस आई, क्लाउड है, तो वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, तो जिसकी वजह से, रिफ्लेक्टेंस की वजह से, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं है सोलर रेडिएशंस, तो कूलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। एंड ट्रैप ऑन गोइंग हीट वार्मिंग इफेक्ट। और इसके अलावा जो आउट गोइंग हीट है, ये क्लाउड्स जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो ये ट्रैप आउट गोइंग हीट, आउट गोइंग मतलब जो निकल रही है सरफेस से, इनकमिंग मतलब जो स्पेस से आ रही है। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, आउट गोइंग जो हीट है, इंफ्रारेड जो रेडिएशंस है, उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और जब वो ट्रैप कर लेंगे तो उसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट होगा। तो बेसिकली ये हमारे एनर्जी बजट को अफेक्ट करते हैं, हमारी अर्थ के टेम्परेचर को भी अफेक्ट करते हैं बाई गिविंग कूलिंग एंड वार्मिंग इफेक्ट। द नेट रेडिएशन एट अर्थ सरफेस इज बैलेंस्ड बाई। जो नेट रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ की सरफेस पे कैसे बैलेंस होती हैं, वो मतलब कितनी रेडिएशंस आई हैं, कितनी चली गई हैं, कितनी एब्जॉर्ब हुई हैं, वो कैसे बैलेंस होता है, वो इवेपोरेशन के माध्यम से, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, वो इस तरीके से बैलेंस होता है। तो हीट जो है दैट इज सरफेस इज बैलेंस्ड बाई हीट लॉस्ट थ्रू एवेपोरेशन। जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो कैसे बैलेंस होती है कि हीट लॉस होगी इवेपोरेशन के थ्रू, मतलब जो वाटर वेपर या जो भी सब चीज़ें हैं पानी की, वो इवेपोरेट हो जाएंगी, तो उनके साथ साथ हीट भी लॉस हो जाएगी इवेपोरेशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू। वो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसका एक एनर्जी बैलेंस बना के रखता है। ए पॉजिटिव एनर्जी बजट, मोर एनर्जी एब्जॉर्ब देन एमिटेड। पॉजिटिव एनर्जी बजट हम किसको बोलते हैं, इसको आप समझिए कि ज़्यादा एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी आई है उससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है जितनी एमिट हुई है। मतलब मान लीजिए कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो हुई है एक तरीके से 5 जूल, ठीक है, एंड जो एमिट हुई है वो हुई है 2 जूल। सो जब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है एंड कम एनर्जी एमिट हुई है, जितनी एनर्जी एमिट हुई है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई है, सो दिस विल रिजल्ट इन पॉजिटिव एनर्जी बजट। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी बजट होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है अर्थ की सरफेस के द्वारा, तो वो क्या करेगी, एक हीट पैदा कर देगी अर्थ की सरफेस में, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्म हो जाएगी, गर्म होने लगेगी। तो इनकमिंग एनर्जी एक्सीड आउटगोइंग एनर्जी। जो इनकमिंग एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी आउटगोइंग एनर्जी से, तो अर्थ का जो सिस्टम है वो गर्म होगा, एंड दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जो जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेंगे। So this is it in this video, in which we talked about energy budget of the earth, incoming outgoing solar radiations. We also talked about long wave infrared radiations. We also talked about electromagnetic spectrum, that is EMS, albedo के बारे में हमने पढ़ा। So ये सारी चीज़ें हमने, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने
एनर्जी बजट के ये जो वीडियो थी इसमें देखी। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सो मैनी एग्जाम रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस। सो संडे पे मैं एक क्लास लेती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू योर डाउट्स, जो कि आपके डाउट से भी रिलेटेड रहेगी, और जो टॉप नॉट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, उनसे रिलेटेड वो क्लास रहेगी। किस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को याद कर सकते हैं, और किस तरीके से मुझे हेल्प मिली मेरे यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर करने में। सो आप उन सब चीज़ों से हेल्प लेके आप भी अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप भी अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, चाहे वो एआरएस नेट है, या फिर वो सीएसआईआर है, या फिर वो यूजीसी है, या फिर वो कोई भी साइंटिस्ट बी का, जैसे अभी एचपीएससी के फॉर्म्स भी रीओपन हुए हैं, सो एचपीएससी का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम है। सो बेसिकली कोई भी आपका एग्ज़ाम है, किस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, वो आपको संडे की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट क्लास, तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में पिन करूँगी। आप वहाँ से जाके प्रोसीजर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं वो क्लास क्या क्या टाइमिंग रहेगा क्लास का, किस ऐप के थ्रू वो क्लास होगी, और क्या आपको किस तरीके से वो अटेंड करनी है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।